जी, सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? जी मैम। यस मैम। तो ये जो एक पिक्चर है वो एक सेल की है, जो कि हमने पहले जब इंट्रोडक्शन की बात करी थी आपको बताया था कि जो मानव शरीर का जो सबसे जो निर्माण होता है तो कई सारे चीजों से मिलके बना होता है, जिसमें हमने देखा था सारे तंत्र थे, बहुत सारे हमारे अंग थे, ऊतक थे, और सबसे छोटी जो इकाई थी हमारे शरीर की वो थी कोशिका। तो ये जो एक पिक्चर है वो एक कोशिका की है, जिसको हम सेल भी कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट हमारे शरीर का यही है, सबसे जो छोटी इकाई जो काम करने वाली है। और खैर हमने ये भी देखा था कि ये सेल भी बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है, और वो चीजें भी किसी ना किसी से मिलके बनती हैं। और महीन से महीन हम अगर हम इसको और बारीकी से देखते हैं तो कुछ अणुओं से मिलकर ही ये हमारा जो बना है, एटम्स हम जिनको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स की जो हम बातें करते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, है ना। अगर हम और सूक्ष्मतर रूप पर हम जाते रहेंगे तो कोशिका भी किसी ना किसी चीजों से, अंगों से मिलके बनी है। लेकिन जब हम सबसे छोटी इकाई जो कार्य करने वाली हमारे शरीर में है उसको समझते हैं तो वो है कोशिका। तो विभिन्न प्रकार की कोशिका हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं। तो ये कोशिका का जो शेप भी अलग अलग हो सकती है, साइज भी अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले जो सेल शब्द का जो अ, जिन्होंने इसको इसके बारे में जो यूज हुआ था, ये जो सेल शब्द है, ये सेला शब्द एक लैटिन का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि एक छोटा सा कमरा, स्मॉल रूम। और इस सेल का जो सबसे पहले खोज जिन्होंने करी थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, 1665 में। ठीक है ना, 1665 में उन्होंने ये इसकी खोज करी थी। तो हुआ ऐसा था कि वो कुछ ना कुछ, मतलब माइक्रोस्कोप रहता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते रहते थे। तो जो बोतल का जो ढक्कन था, पहले की जो बोतल के, जो कांच की बोतल ही पहले यूज होती थी, ज्यादा स्टील की, प्लास्टिक तो खैर बहुत बाद में आया है। तो पहले कांच की बोतलों का ही उपयोग होता था, और कांच की बोतलों के जो ढक्कन होते थे वो कॉर्क, आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, आज की डेट में भी कॉर्क यूज होता है। कॉर्क क्योंकि किसी भी अगर जो लिक्विड होता है या जो केमिकल होता है उसके उससे अगेंस्ट में वो इतना ज्यादा खराब नहीं होता या कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए कॉर्क के ढक्कन ही यूज होते थे। तो उन्होंने ऐसे ही अपनी जिज्ञासावर्ष को उन्होंने एक कॉर्क के ढक्कन को लिया और उसको माइक्रोस्कोप पे देखा, तो वो दंग रह गए कि कॉर्क में जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे उसके अंदर उनको बहुत छोटी 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 चीजें दिखाई दी। उन्होंने उससे पाया कि ये कॉर्क भी देखो कितनी महीन चीजों से। फिर उन्होंने और खोज करते गए, तो वहां से उनको एक सेल के बारे में जो है उनकी खोज की जो है यहाँ से जो सेल के बारे में उनको पता चला। तो हमारे शरीर के अंदर लगभग लगभग 200 से भी ज्यादा सेल्स जो होते हैं, और अनेक प्रकार के, कोई लंबाई में, कोई गोल में, कोई चतुर्भुज भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग आकार के और अलग अलग कार्य करने वाले। सबका जो है कार्य करने का तरीका, सबका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है, अलग भी होता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होगे, एक सेल की पिक्चर जो दिखाई गई है, उसमें जो बीच में एक और जो गोलाकार जो दिख रहा है वो सेल का मुख्य रूप से उसको कंट्रोल करने का दिमाग है। क्योंकि जैसे हमारा दिमाग है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, ऐसे ही जो है बोलिए। नहीं, अभी नहीं, बाद में आप आइएगा। सॉरी। तो अलग अलग सेल के जो शेप्स होते हैं, तो उसमें आप देखोगे जैसे बीच में उनका कंट्रोलिंग करने का एक उनका खुद का दिमाग होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसकी एक अपनी बाउंड्री होती है, ठीक है। एक इसकी खुद का एक शेप देने के लिए जो रेखा है सबसे बाहरी तरफ की, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
क्योंकि एक सेल दूसरे सेल से कुछ ना कहीं किसी रूप से अलग रहेगा, तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस है, और यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी और ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका काम सबका बटा हुआ होता है। आगे हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, इस रंगीन पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे तो हमारे सेल में अगर हम सेल की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं और यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि जिसका जो शरीर है, यहाँ पे हम मानव शरीर की बात नहीं करेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वो जीव या वो प्राणी जिनका सारा काम एक सेल के ही माध्यम से हो जाता है, जिनका सारा शरीर का काम जो है वो सिर्फ एक सेल ही करता है। और यूकैरियोटिक का मतलब है मल्टी सेल्यूलर, मतलब बहुत सारे मिलकर एक शरीर का कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक ही सेल का जो है उससे उसका शरीर का निर्माण हो जाता है, और मल्टी सेलर में बहुत सारे शरीर मिलकर निर्माण करते हैं। यहाँ पे शरीर का जो पिक्चर का ह्यूमन सेल का, एक ही ह्यूमन सेल की पिक्चर दिखाई गई है। हम सेल के ही बारे में अभी बोलेंगे। तो यहाँ इसके अंदर बहुत सारे जो अंदर हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, इसके भी छोटे छोटे एक कोशिका के अंदर जो अंग उपस्थित होते हैं। तो वो जैसे कि इसकी बाहरी की जो इसकी एक रेखा है, जो इसकी कवरिंग है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अंदर का हमारा जो है इसका दिमाग जो है वो जो न्यूक्लियस है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं। जो लाल से रंग का दिख रहा है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हरे रंग के आपको गोल्गी एपरेटस दिख रहे हैं। नीले रंग का जो है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है चिकना और एक के ऊपर कुछ दाने उपस्थित होते हैं, तो उसी के प्रकार उसके नाम होते हैं। और इसके अलावा बहुत छोटे आपको इसमें और भारी ऑर्गेनेलिज दिखेंगे। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का दोबारा से हम बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक, जैसे कि बोला था कि जिसका पूरा जो शरीर एक ही वो जीव जिसका पूरा निर्माण सिर्फ एक सेल से ही होता है, उसको बहुत ज्यादा सेल्स की जरूरत ही नहीं होती। तो उसके एग्जाम्पल इस पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं। उसमें है, देखिए, पैरामीशियम। अगर आपने पहले अगर 9वीं 10वीं कक्षा की, अगर आपको कुछ याद होगा, उस टाइम पर हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो पैरामीशियम था, अमीबा था, बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, है ना, एक ही सेल होता है। तो पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ये हमारे प्रोकैरियोटिक मतलब एक सेल वाले जीव के इसके एग्जाम्पल हैं। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके अंदर इनका जो दिमाग वाला जो न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं वो नहीं होता है। इनके सारे अंग ये अपने आप ही सारे उसमें ही काम करते हैं, इनको अलग से उसके न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक सेल से ही पूरा इनका निर्माण होता है। इनकी शेप अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे पैरामीशियम आप देख रहे हो, थोड़ा सा लंबाई की तरफ होती है। अमीबा है, अमीबा भी की कोई शेप ही नहीं होती, वो अपनी रूपरेखा बदल लेता है, वो अपना जैसा काम होता है इसको बदल लेता है। आपको याद होगा बचपन में भी हम कहते थे, अरे अमीबा, हम सोचने लग जाते पहली बार जब अमीबा कितना अच्छा था, अरे कभी गोल बन जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा। तो अमीबा की कोई शेप नहीं होती, ये वो होता है ना टेढ़ा मेढ़ा गुच्चड़ मुच्चड़ टाइप का। ये ऐसे ही होता है कि इसकी कोई निर्धारित कोई भी रूपरेखा नहीं है। और बैक्टीरिया, जैसे कि आप देख रहे हो, बैक्टीरिया की एक जो है स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक शेप होती है जिसमें छोटे जैसे बाल जैसे होते हैं, सीलिया बोलते हैं, और एक लंबा सा भी इसमें धागा सा फ्लैजिलिया होता है। अलग अलग बैक्टीरिया भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे हमें बीमारियां भी देते हैं, अच्छे हमारे शरीर में कई बारी हमारी इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं। तो अब यूकैरियोटिक की बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक जो होता है वो बहुत सारे सेल जो मिलके निर्माण करते हैं, वो हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, जिसमें कि हम भी आते हैं। तो उसमें हमारे ह्यूमन सेल्स भी आते हैं, एनिमल सेल्स भी आते हैं, जो भी पशु है, पक्षी है, जीव जंतु हैं, वो भी इसी में ही आते हैं। और प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट आप पौधे भी देखते होंगे, तो पौधे भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। और इसमें जो होता है, इसमें इनके बीच में जो न्यूक्लियस जो होता है वो उपस्थित होता है, जिनको कंट्रोल करने का होता है। और एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स के होते हैं कॉमनली जो
डिफरेंस इनमें भी अपने अपने हिसाब से होते हैं। और हमारे ह्यूमन सेल्स जो है, हम यहाँ पर अपने मानव शरीर की बात करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बोन के अंदर, हमारे नर्व्स के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, हमारे किडनी के अंदर। तो लगभग सारा शरीर हमारे बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में वापस आके पढ़ते हैं, तो हम मुख्य रूप से 3 विभागों में इसको विभाजित करते हुए अपने कोशिका को पढ़ते हैं। एक होती है उसकी 4 दीवारी, उसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं, उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर एक लिक्विड होता है, पूरे में एक लिक्विड टाइप भरा होता है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे अंग और जो सबके अपने काम बटे बटे के हिसाब से करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसको कंट्रोल करने को, सेल को कंट्रोल करने का जो मेन उसका जो दिमाग है, जो उसका कंट्रोलिंग यूनिट है, उसका नाम होता है न्यूक्लियस। इस पिक्चर के माध्यम से आप इन तीनों को अच्छे से देख सकते हो। एक सेल को पढ़ने के लिए हम तीनों स्ट्रक्चर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, ताकि उसको हम बहुत अच्छे विस्तार से पढ़ सके, ठीक है ना। जैसे हम स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एनाटॉमी की पढ़ाई थी, तो ऐसे ही हर चीज को हम सूक्ष्म रूप में पढ़ने के लिए उसको विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 मुख्य जो इसके हमने विभागों में विभाजित कर लिया है। तो पहला है हमारी इसकी कवरिंग, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी जो 4 दीवारी होती है, हर सेल जो है एक दूसरे से जो है अलग होता है, तो उसकी कवरिंग जो वहां पर प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये सबसे बाहरी जो उसकी जो कवरिंग है, सबसे बाहरी जो हमारा आता है वो आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये शेप देती है, सेल को एक शेप देती है। इसी के कारण ही सेल लंबाई में है, गोलाई में है, या जो भी उसका आकार है वो इस सेल मेम्ब्रेन की से ही जो है बनती है, ठीक है ना। और अगर हम इसको और बारीकी से देखते हैं तो ये देखने में आता है कि ये डबल लेयर होती है, दो इसकी परतें होती हैं जो कि सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि कुछ चीजों को आने देती हैं और कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देती हैं। तो कुछ चीजें इसके कवरिंग से आर पार हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे सेल के अंदर जो हमारी काम की चीजें हैं वो भीतर प्रवेश कर लेती हैं, उनको तो आने देती है, और कुछ चीजें जो हैं जिनको बाहर जाने की जरूरत है उनको आराम से बाहर जाने देती है। हर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा अंदर नहीं घुस सकता। एक तरह से उनका जो है पास बना होता है, गेट कीपर होता है। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग में जाते हो, जबकि आपके पास आई कार्ड नहीं होता, अंदर नहीं आने देता ना गार्ड, आपको बाहर ही खड़ा रखता है। तो ऐसे ही ये जो होती है ये देखती है कि हाँ ये हमारे काम का है, और उसको ये अंदर आने देती है। अपने आप ही उनको बेरोक वो अंदर आ लेते हैं और चले जाते हैं। तो इसको हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। सभी कोई भी चीज ऐसे नहीं कि अपने आप ही भीतर प्रवेश कर जाएगी और भीतर से बाहर बहती रहेगी, तो इसलिए इसको सेमी परमिएबल कहा गया है। और ये जो हमारी जो लेयर होती है ये हमारी बनी होती है प्रोटीन से, और कुछ हमारे जो फैट जो होते हैं, लिपिड हम जिनको बोलते हैं, वसा को हम जो फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, और प्रोटीन थे। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी जो परतें हैं बाहर जो है ये लिपिड बाई लेयर है, जो बाहर की जो ऊपर और नीचे लिपिड बाई लेयर है, ठीक है ना, फैट की है एक तरह से। और उसके जो बीच में जो है हमारा फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, और प्रोटीन के बीच बीच में इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन के आने जाने में उनकी मदद करते हैं, और वहां पे कुछ हमारी चेन्स प्रेजेंट होती है। ये हमारे जो काम की चीजें हैं या बेकार की चीजें उनके आवागमन में ये हमारे मदद करती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका काम क्या है? इसका काम जैसे कि है कि रक्षा ही करना है ना, हर किसी ये गेट कीपर का काम करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। अगर मान लो कोई चीज अंदर ज्यादा हो गई है तो उसको वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, और कोई चीज अंदर कमी हो रही है तो वो अपने आप ही अंदर आ जाती है। तो ये सेमी परमिएबिलिटी की वजह से होता है, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए। कि नहीं तो क्या होगा, अगर अंदर का पानी के अंदर मिनरल्स जो भी सोडियम है, पोटेशियम है ना, और कैल्शियम है, फास्फोरस है, व्हाटएवर, तो वो हमारे बैलेंस रहे, बाहर के और अंदर के, सेल के अंदर और बाहर रहने चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं रहेंगे तो हमारे को
प्रॉब्लम हो सकेगी, सेल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये जो आवागमन सेल के अंदर अपने आप ही हो जाता है। और वो किस तरह से हम मानते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम हमारी कार्यशैली है, ये सब जो है ये अपने आप काम करते रहते हैं ताकि हमारी बॉडी का एक समता का भाव, एक होमियोस्टेसिस जो होता है वो मेंटेन रहे अपने आप। ये जो एक कर्म योगी की तरह एक एक सेल अपने इस काम में निरंतर लगा रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे जैसे कि कुछ गेट कीपर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वहां से कुछ सोडियम के जो बाहर हैं वो अंदर जिनको आना है वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिनको बाहर जाना है, जो कम है या ज्यादा है, ये बैलेंस अपने आप बना रहता है। लेकिन बताए क्या होता है, कई बारी जो होता है भेड़ के भेज में भेड़िया भी घुस आता है, गेट कीपर पहचान नहीं पाता, वो नकली आधार कार्ड बना लेता है। तो क्या होता है, इसी तरह से जो हमारे को कोई बीमारी के कीटाणु हैं वो भी भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जो कि हमें परेशान करते हैं, है ना। ऐसा हो जाता है क्योंकि कई बारी नहीं पता चलता आपको, तो भेड़ के भेष में भेड़िया भी ऐसे घुस जाते हैं उसको धोखा देकर। तो वहां पर भी हमारी बॉडी फिर अपने आप काम करती है, हमारे विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। अब हम अंदर जो है उसका साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, और बाहरी जो कवरिंग थी इसकी बाहरी परत से अब अंदर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे बाकी सारे जो जितने भी अंग हैं, एक एक सेल के जो छोटे छोटे अंग हैं वो काम करते हैं। किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज नोट कर लें। वैसे आपको सही समझ आ रहा है, मेरी आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है ठीक से? एक बार मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। Yes, ma'am. समझ आ रहा है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? थोड़ा सा मैम स्लो अगर चलेंगे तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी जो हमारा, अब हम आउटर जो कवरिंग के बाद हम अंदर की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा, हम दोनों चीजों की बात करते हैं, जो हमारे जितने भी अंग प्रेजेंट हैं वहां पर भी, और जितने भी छोटे छोटे, तो उसमें हमारा न्यूक्लियस भी आ जाता है। अगर हम साइटोप्लाज्म में बात करेंगे तो हमारा न्यूक्लियस या बाकी जितने भी अंग हैं, और उन अंगों में सबसे बड़ा अंग अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा वो न्यूक्लियस ही है। तो न्यूक्लियस भी हमारी एक ऑर्गेनेली ही है, लेकिन उसको विस्तार में पढ़ने के लिए उसको हम एक थर्ड उसको विभाग में रख देते हैं ताकि हम इजिली उसको समझ सके। अदरवाइज अगर हमसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो भी आप पिक्चर में ही अगर आप देखो कि बहुत सारे अंगों में आपको कौन सा बड़ा अंग जो है सेल के अंदर का समझ आता है, तो वो हमारा न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, तो ये जो अंगों के आसपास आपको जो पीला सा, थोड़ा सा पीलेपन पे जो दिख रहा है, वो भी एक लिक्विड ही होता है, इंटरसेल्युलर लिक्विड, जो अंदर के सेल का लिक्विड है ना। जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं पॉइंटर चला पाऊंगी, नहीं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर का मतलब सेल के बाहर वाला, और एक इंट्रा सेल्युलर सेल के अंदर वाला। ठीक है, ये दोनों आपस में बैलेंस करके रखते हैं जितने भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कि अंदर जिसकी कमी है, मैंने जैसे भी बताया था, तो ये इस तरह से करते रहते हैं। तो जो अंदर का इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, सेल के अंदर का लिक्विड इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री थी उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसीलिए कह देते हैं, या हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। तो हमारा साइटोप्लाज्म कहाँ होगा? सेल और, या ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। समझ आ गया? साइटोप्लाज्म हमारा सेल के अंदर तो नहीं होगा ना, सॉरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा ना, जो हरे रंग का दिख रहा है। इसकी न्यूक्लियस की खुद की भी एक कवरिंग होती है, तो उसकी कवरिंग और सेल की कवरिंग के बीच में जो भी सारा आपको लिक्विड दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, और इसी में ही हमारे सारे ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना? सिस्टोसोल, जो कि लिक्विड है, सिस्टोसोल, और
ऑर्गेनेलीज, विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनेलीज से। ये एक तरह का पारदर्शी और थोड़ा जेल टाइप कह सकते हो या वाटरी भी, इसको विस्कस टाइप का ये जो हमारा पदार्थ होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और उसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर हमारे बहुत सारे जो होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पानी है और हमारी ऑर्गेनेलीज है। तो बहुत सारे ये हमारे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, हाँ, और हमारा पानी की मात्रा, ये इन सब चीजों से मिलके हमारा ये बना होता है। तो हमारे अब हम ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज दिखाई दे रही है ना, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। कॉमनली हम इनके बारे में ही अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे इस पिक्चर में आप देखोगे, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरा एरो दिखाई दे रहा है, ये वाले जी। ये देखो, बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस पिक्चर पे भी देखते हैं, पहले वाली पे, हाँ, ये इसमें जो आपको ये जो लाल रंग की जो दिख रही है ना, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम इसको इस पिक्चर में देखते हैं, ये देखिए, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है या रॉड शेप का हम बोलेंगे, हल्का सा लंबाई के आकार में होता है, और ये कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये सेल के कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे, उसको किस तरह का काम दिया गया है। ये मैं आगे हमारी जो क्लासेस और होंगी उसमें आपको इस चीज के बारे में समझ आएगा। तो कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है। खाली माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, बाकी भी हमारे ऑर्गेनेलीज, ये थोड़ा सा अपनी शेप को चेंज भी कर लेता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं कि भाई गोल लंबाई से गोल हो जाएगा, हल्का फुल्का ये चेंज भी कर लेता है। और इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये जो हमारा, हम जो खाना खाते हैं उससे ये क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो जो भी हम खाना हमारे शरीर में जाता है वो हमारे एक एक सेल तक पहुंचता है, खाने का जो आखिरी तत्व होता है, और वो हमारे एक एक सेल के अंदर जाके जो है काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये बनाते हैं एनर्जी, सेल एनर्जी बनाता है। और इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सारी एनर्जी हमारी उपस्थित होती है। जैसे आपके घर में बिजली आती है, बनती तो नहीं ना आपके घर में, कहीं से तो आती है ना, है ना, कभी चली जाती है तो कहाँ एक पावर हाउस होता है हमारी सबकी कॉलोनी में, है ना, वहां पे सारा वो उसी का ही काम होता है, उसकी बिजली बनाने का, है ना, एक तरह से पावर हाउस। तो ये हमारे पावर हाउस है, यहाँ पे हमारी ऊर्जा बनती है और इकट्ठी भी रहती है। और जब हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है तो फिर ये हमारी रिलीज करता है। कम ऊर्जा की जरूरत होती है तो यहाँ पर हमारी उतनी सेव होती रहती है, ऊर्जा यहाँ पे बनती रहती है और हमारी इकट्ठी होती रहती है। इसको हम एनर्जी फैक्ट्री या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऊर्जा का केंद्र, एक कोशिका का ऊर्जा का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ गए? तो जैसे पावर हाउस होता है हर कॉलोनी का, ऐसा ही ये भी हमारा होता है। तो इसकी भी हमारी अलग अलग जो है रेखा होती है, जिसमें आप देख रहे हो कि इसकी भी एक बाहरी की जो है बाउंड्री है, जिसको हम एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है, फिर अंदर जो होती है ना डबल इस तरह से कर्व्स करते हुए स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्रिस्टई बोलते हैं, फोल्ड्स में होता है। ठीक है, ये जो फोल्ड्स वाले अंदर हो रही है इनर मेम्ब्रेन हो गई, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, और इन फोल्ड्स के अंदर ये जो होता है ये मैट्रिक्स होता है और बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ पर हमारी ऊर्जा जो होती है सेव रहती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो अब ये आप देखो कि जहां हमें जिन सेल्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले की जरूरत होगी, उन सेल्स में जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्रेजेंट होंगे।
अगर आप अभी सोच सकते हो कि ऐसे कौन से सेल्स होंगे जहां पर हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उन सेल्स में ये प्रेजेंट होंगे ज्यादा। थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें। मैम मस्कुलर, जो हमारे मसल्स के लिए जो सेल्स यस होते हैं। यस, वेरी गुड। मसल, जो हमारे मसल सेल होते हैं उनमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमें जब शारीरिक क्षमता वाले कार्य करने होते हैं तो हमें एकदम से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हमें सडनली भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, या जो वजन एकदम से उठाते हैं, जो हमारे एथलीट्स होते हैं या रेसलर्स होते हैं, है ना, तो उनके उनके में भी नहीं, हमारे भी सभी के जो मसल्स में उस समय क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा की अचानक से जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों का ऊर्जा जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो मसल सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके नाम आप ऐसे ही याद करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, न्यूक्लियस के आसपास ये फोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे ये न्यूक्लियस के आसपास, अगर हम पहले की पिक्चर में हम थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर नीले रंग के आपको दिख रहे थे, मैंने बताया था कुछ चिकने होते हैं और कुछ खुरदुरे होते हैं। इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये फोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इसके अंदर ये ट्यूब्स लाइक जो फोल्ड्स इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं और न्यूक्लियस की आउटर लेयर से चिपके हुए होते हैं। एक चिकने होते हैं, चिकनों को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होते हैं रफ वाले खुरदुरे। उनके ऊपर क्या होता है कि उनके ऊपर कुछ डॉट्स डॉट्स लगाई देते हैं, और वो डॉट्स डॉट्स क्या होते हैं एक्चुअली में, जो हमारे इसमें हम कहेंगे खुरदुरे वाले को हम कहते हैं रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो जो डॉट डॉट चिपके जिसकी वजह से इनका खुरदुरापन होता है, वो राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। जैसे आप देख रहे हो बिंदी बिंदी जैसे इसके ऊपर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बिंदी बिंदी राइबोसोम्स ही हैं, और यहाँ पर प्रोटीन बनने का काम हो रहा है। इनका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस में, उनके प्रोटीन की जो फॉर्मेशन सिंथेसिस में जो इनका जो है वो काम चल रहा है। उसके बाद जो चिकने वाले हैं, चिकने वालों पे आप देख रहे होगे वहां पर राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है क्या? नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। और उसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्मूथ, स्मूथ बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसमें हम जो हैं स्मूथ वाले में हमारे क्या बनते हैं, हमारे जो है सिंथेसिस ऑफ क्या हो रहा है, लिपिड्स का। लिपिड जो हमारे क्या होते हैं, लिपिड्स हमारे होते हैं, फैट्स को भी हम समझ के चलते हैं, ठीक है ना। तो लिपिड हमारे फैट को भी हम एक तरह से कहते हैं वसा को, और साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं, कि अगर थोड़ी बहुत गंदगी जो हमारे उसमें आई है, कुछ टॉक्सिन्स भी फॉर्म होते हैं, तो ये उनको दूर करते हैं। और कुछ हमारे जो हार्मोन्स का, स्टेरॉइड्स जिनको हम बोलते हैं, उनका भी यहाँ पर सिंथेसिस होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे क्या होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, और स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है मुख्य रूप से, और डिटॉक्सिफिकेशन का की काम होता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस आप देखोगे ये भी हमारे इस तरह से जो है कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एक के ऊपर एक इस तरह से फोल्ड्स में प्रेजेंट है। अगर इस पिक्चर में हम दोबारा से हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपको हरे रंग के जो दिख रहे हैं, ये हमारे गोल्गी एपरेटस है, ठीक है। इस पिक्चर में ये जो नीले रंग वाले आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गोल्गी एपरेटस है, इसको हम गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। गोल्गी एपरेटस भी, बॉडी भी, कॉम्प्लेक्स भी एक ही बात होगी। तो ये एक तरह से वेसिकल्स होते हैं, मतलब एक तरह से ये
जैसे इसमें लिक्विड ही होता है और ये फोल्डेड मेंबर्स में ही होते हैं वेसिकल्स, जिसके अंदर कुछ लिक्विड सा ही एक्चुअली प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स जो इसमें है, और ये सेल न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ना एक तरह से होता है कि जो प्रोटीन जो बना था, जो सिंथेसिस जिस प्रोटीन का हुआ था, ये उसको स्टोर करके उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि वो प्रोटीन आगे हमारे शरीर में जहां काम आना है वहां भेजे। तो उस प्रोटीन को ये फिर बनाकर और फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। या इसको कह दो कि एक तरह से कोरियर वाला है कि वहां से सामान आया, इसने उसको अच्छे से पैक पुक करके फिर आगे भेज दिया। तो ये हमारे शरीर का पोस्ट ऑफिस या कोरियर भी आप इसको कह सकते हो, जिसका काम होता है प्रोटीन को जो स्टोर करके उसको मॉडिफाई करके फिर पैक करके बाकी पार्ट्स जो सेल्स के वहां पे भी उसको भेज देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ये लाइपोसोम्स भी बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स, जो हमारे किसके ऊपर चिपके हुए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। लेकिन उसके साथ साथ ये पूरे सेल में भी बिखरे हुए होते हैं। अगर हम पूरी पुरानी पिक्चर फिर देखेंगे, इसमें नहीं दिख रहे हैं, इससे पहले, हाँ यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर में जो था ना डॉट 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 डॉट, ये जो दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही नहीं होते। हाँ, इस पिक्चर को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत बिंदी दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको उसके साथ तो चिपके ही हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन ये बाहर भी थोड़े बहुत जो है इसके ऊपर तो जैसे चिपके ना, सेल में भी बिखरे हुए होते हैं। तो ये इनका काम क्या होता है? ये हमारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं। और किसके बने हुए होते हैं? आरएनए। आरएनए जो हमारा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी, वो भी एक तरह का हमारा प्रोटीन ही होता है और कुछ बिखरे हुए होते हैं। और ये बेसिकली हमारी प्रोटीन के सिंथेसिस में जो है मदद करते हैं। प्रोटीन का यहाँ पे इनका जो है मुख्य रूप से जो है काम होता है इनके। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पहले बोला था चिपके हुए होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। तो ये एक तरह से हमारी क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री है सेल के, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम हमारे शरीर में प्रेजेंट है। ये क्या है? अगर हम देखोगे तो ये हमारे सैनिक हैं, ये हमारे सिपाही हैं, ये हमारे जो हैं शोल्डर सेल्स हैं, शोल्डर्स कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये जो शोल्डर हैं ये हमारे क्या करते हैं कि अगर कोई हमारा ऐसे कुछ अंदर घुस गया है तो ये उसको मारने का या उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम्स भी हमारे जो अंदर बिखरे, कोई कुछ कह रहे हैं? ये जो हमारे लाइसोसोम्स शोल्डर सेल जो होते हैं, ये हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। वो भी उनकी खुद की भी एक मेम्ब्रेन होती है, गोल या अंडाकार शेप में होते हैं। और एक तरह से डाइजेशन भी आप कह सकते हो कि जो भी बेकार की चीजें अगर हमारे सेल के अंदर बन जाती हैं, मान लो इतना सारा काम हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बन रहे हैं, लिपिड्स भी बन रहे हैं, तो कुछ बार वेस्ट मटेरियल भी बन जाता है ना, तो वो वेस्ट मटेरियल हमारे एसिड सेल के लिए खराब होता है। तो ये सेल की बेसिकली प्रोटेक्शन में काम करते हैं। तो ये उसको जो है डाइजेस्ट कर देते हैं। जो भी अनयूजेबल आइटम्स होती हैं, जो भी हमारे लिए काम की चीजें नहीं है, ये उसको जाके खा जाते हैं। और कई बारी अगर कुछ हमारे बाहर से कुछ और इन्वेडर्स जो आ जाते हैं, जिनको हमने बोला था ना भेड़ के भेष में भेड़िया भी हो जाते हैं, ये वो तुरंत वहां जाते हैं और उसको भी पकड़ के खत्म कर देते हैं, या तो खा जाते हैं या उसको पकड़ के बाहर भी निकाल देते हैं। तो ये हमारे जो भी सेल्स भी जो खत्म अंदर ही अंदर जो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भी अगर खत्म हो रहा है या राइबोसोम्स हो रहा है, तो उनको भी ये जो डेड हो जाते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए इनको साथ ही साथ क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैट्स। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं अलग अलग जो बेकार की चीजों को खाते रहते हैं, और जिससे कि ये खुद भी कई बारी जो होते हैं उसमें या तो ये खुद को खत्म भी कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाहर के जो इस तरह के इन्वेडर्स होते हैं उनको भी ये खुद खा के जो है उनको मार देते हैं। तो
फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि ये उस फॉरेन मटेरियल को जो है खा के खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर कई बार बहुत ज्यादा भी बड़ा कोई भी ऐसा मटेरियल भी आता है, उसको भी इस तरह से करते हैं। अगर इस पिक्चर में देखोगे, एक बैक्टीरियम घुस आया है, एक उनको पता चला कि भैया अरे ये तो अंदर घुस आया गलती से, ये तो हमारे सेल को नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या करते हैं, ये तुरंत वहां जाकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, घेर के इनकी घेराबंदी करी अपने अंदर ले लेते हैं, या तो फिर उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और फिर उसका सेल से बाहर भी उसको निकाल के फेंक देते हैं। और इस तरह से हमारे सेल की जो है रक्षा होती है, ठीक है। फिर आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है हमारे, उसमें इस तरह के रॉड एक के ऊपर एक आकार में लगी हुई होती हैं। इनका जो है ये बहुत छोटे छोटे महीन महीन सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और ये ज्यादातर पेयर में काम करती हैं। और एक उसमें सेंट्रियोल में लगभग 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उसमें होती हैं, जो हॉलो पाइप से आपको नजर आ रहे होंगे, एक के ऊपर एक उसमें जो है 3 होती हैं, ट्रिपलेट्स में आप देख रहे होंगे। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होती है, और ये मुख्य रूप से हमारे न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। जब रिप्रोडक्शन होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, वहां पे इनका काम होता है कि सेल जब विभाजित होता है, जब रिप्रोडक्शन में एक से जब 2 सेल्स बनते हैं, तब ये मुख्य रूप से जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, ताकि सेल के अंदर जितना भी डिवीजन हो वो प्रॉपर हो। वहां पर इनका काम मुख्य रूप से सेल डिवीजन के टाइम पर होता है। तो वहां पर जो हमारे न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, जो हमारे बाहर के जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशली क्रोमोसोम्स में, वहां पे ये उनकी विभाजन के टाइम पर उनकी मदद करते हैं कि जो हमारा डिवीजन हो वो प्रॉपर। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल हमारे सेल रिप्रोडक्शन या डिवीजन में होता है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और हमने देखा अभी साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम सेल का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका कंट्रोल का स्ट्रक्चर है, या जो सेल की अब सबसे बड़ी ऑर्गेनेली, वो है न्यूक्लियस। अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो सेल का जो सबसे बड़ी ऑर्गेनेली जो है न्यूक्लियस है, ये भी एक अंडाकार से शेप में होती है लगभग। मैम एक बार ये सेंट्रोसोम बता देंगे दोबारा से? सेंट्रोसोम, ये मैं इसको पिक्चर में दिखाने की कोशिश करती हूँ। पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअली। सेंट्रोसोम यहाँ पर मैट्रिक्स, अच्छा इसकी पिक्चर वैसे दिखाई है। सेंट्रोसोम हमारे ना न्यूक्लियस के आसपास ही होते हैं। जब क्या होता है कि जब भी सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पर भी उसको अभी आप समझोगे, तो क्या होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं। तो जितना भी सेल का जो भी है ना, वो आधा आधा और पूरा पूरा बटता, मतलब जो चीज है ना बराबर बटनी चाहिए। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये उस समय उसमें हमारी मदद करते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, या 1 से 2 सेल जब भी हम बनते हैं। इन पिक्चर्स में पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। ये सेंट्रियोल्स देखिए, यहाँ पर ये ना न्यूक्लियस के पास ये बंडल में प्रेजेंट है ना, ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है ना, ये वाला। तो इसमें तब हमारे सेल डिवाइड होता है, या सेल रिप्रोडक्शन हम कहेंगे। एक जैसा सेल जब अपने आप को बनाता है, 1 से 2 सेल जब हमारे हो जाते हैं, वहां पे हमारे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, हमारे लाइसोसोम्स हैं, हमारे राइबोसोम्स हैं, इनका जो है ना डिवीजन, उनका भी सबका डिवीजन होता है, इवन न्यूक्लियस का भी होता है। तो वहां पे डिवीजन में हमारा जो ऑलमोस्ट सब कुछ हाफ एंड हाफ होता है, सब कुछ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वहां पर ये जो काम करता है, ये हमारा सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह से ये पेयर में काम करता है। ये 2 इसके जो है, ये पेयर में हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, और इसके अंदर बीच में इसका देख लोगे एक छोटा सा पाइप होता है, और ये इसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। इसकी फिर छोटे छोटे ट्यूब्स चारों तरफ होते हैं, जो कि 3 पेयर में काम कर रहे हैं, और ये होते हैं लगभग हमारे कितने
9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तिया 27। तो ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि 3 एक साथ करके ये अपना इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ ये भी और ये भी। और ये हमारे डिवीजन में इनका मुख्य रूप से रोल होता है कि जो भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो इजीली जो है मूवमेंट उनका हो जाए, ये उस समय जाकर उनकी मूवमेंट से, क्योंकि अभी हम देखेंगे सेंट्रियोल जो है ना ये 2 उसमें चला जाता है और इक्वल 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 हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स है वो आधे आधे अच्छे से बटे, ताकि नहीं तो भेदभाव हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है तो बहुत कुछ गड़बड़ होती है, जो कि आप समझ सकते हो आगे आने वाली उसमें हम देखेंगे, क्योंकि हर चीज का बराबर का बंटना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स की भी आप समझ लो इक्वल डिवीजन में हमारे काम करता है। तो सेल जब डिवाइड होता है तो सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही डिवाइड होते हैं, वहां पे सेंट्रोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि सब हमारे जो क्रोमोसोम्स को पूरा आधे आधे हिस्से में जो हमारे कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, अगर कोई बताएगा वैसे एक सेल में? 36 मैम, 24, 23 के पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं 30। नहीं नहीं 30 नहीं, चलिए उसको कंफ्यूजन को भी आगे हम देखते हैं, ठीक है। अभी उसमें आप समझ जाएंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि सेल डिवीजन में ये इसका बहुत बड़ा रोल है। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस हमारा जो मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो है और लगभग ये सेंटर में ही प्रेजेंट होता है और ये ओवल शेप का होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो भी हमारा जेनेटिक कोड है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए, ये डीएनए से बना होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होती है। ये हमारा जेनेटिक कंट्रोल सेंटर भी होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सब इसी के ही अंदर होती है। हमारे शरीर के कुछ सेल्स होते हैं, उनमें ज्यादातर में एक जो है, ज्यादातर में एक न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स में लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, लेकिन वो हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक नहीं बोलेंगे, हमारा पूरा शरीर जो है इससे बना है। तो यहाँ पर हमारे परंतु ज्यादातर सेल्स में हमारे एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ में हमारे मल्टी भी होते हैं और कुछ में होते ही नहीं है। तो न्यूक्लियस ऐसा भी है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड किस में होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल में, ठीक है। ए न्यूक्लिएटेड जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो हमारे होते हैं ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये हमारे होते हैं, ठीक है। अब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सेल का स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो जैसे हमने अभी बोला था अंडाकार होता है, इसकी खुद की एक कवरिंग होती है, इसकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर भी भैया लिक्विड है, जैसे साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन के अंदर खुद एक लिक्विड है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर भी एक ब्रेन बैठा है, इसके अंदर भी एक ब्रेन बैठा है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और जो इसके जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ना रेशम के धागे जैसे महीन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं क्रोमेटिन, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिन। आगे देखते हैं इनको। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है, सबसे बाहरी जो इसकी जो परत है न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक शेप देती है, उसका ये बॉर्डर बनाती है और उसको ये ढक के रखती है न्यूक्लियस को, ताकि न्यूक्लियस को भी कोई भी बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक वहां से भी उसको कोई वो ना करे, उसका एक अपना खुद का ही जो है एक किला है जो कि अपने आप में ही वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये वाली भी इसकी जो लेयर होती है वो डबल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अंदर भी, क्योंकि डीएनए है, ये भी प्रोटीन से बना होता है, जिस चीज की जरूरत होती है वो अंदर हो जाती है, ज्यादा है तो बाहर। तो ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के माध्यम से वो भी डबल लेयर की होती है, जिससे कि न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म से बिल्कुल अलग रहे। ये ना हो कि भाई
मिक्स एंड मैच हो जाए, है ना। तो सबका लगे, जैसे कि अब आप देख रहे हो संसद भवन, नया संसद भवन बन गया, है ना, सारे उधर बैठ के अपनी वो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे भी आ जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आम आदमी चलते चलते चलो जी अंदर देखे क्या हो रहा है, अंदर जाके कोई देख सकता है क्या, नहीं, उसकी अपनी चार दीवारी होती है, वहां पे सारे अंदर के जो है वो इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजन लेने हैं फिर बाद में आती है। तो इसी तरह से आप मान के चलो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी साइटोप्लाज्म वाला जो है अंदर घुस जाएगा। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म को, ये जो मेम्ब्रेन है, ये उसकी चार दीवारी जो है उसको अलग करके रखते हैं, क्योंकि वो जो अंदर का न्यूट्रल मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ मटेरियल गोइंग, जो कि अंदर बाहर के आवागमन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हमने देखा था, ये किसके थे, ये सेल के थे। सेल मेम्ब्रेन के भी जो ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां से वो खुली हुई होती है, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। शायद किसी पिक्चर में दिखाई दे, मैं आपको देखती हूँ। यहाँ पर ये अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे छोटा सा ये दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। तो बीच बीच में जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, जिनको हम आवागमन में किसी मटेरियल के जाने में मदद करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, किसकी, न्यूक्लियस की। ये देखिए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, न्यूक्लियस दिखाया है, ये बीच में से जो छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ से अगर कोई चीज अंदर आनी हो जानी हो, ये वो आती जाती है। ये न्यूक्लियोलस है, देखिए ये जो धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है क्रोमेटीन। और ये पूरा लिक्विड जो है लाइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा है न्यूक्लियस का, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चले आगे। और ये न्यूक्लियोपोर जो ओपनिंग है, न्यूक्लियो एनवेलप, ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही हम एक तरह से न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो लिक्विड सा था, वाटरी मटेरियल है, विस्कस टाइप का है, क्या है, ये भी एक तरह का प्रोटोप्लाज्म है। जैसे कि सेल का प्लाज्मा था, ऐसे ही ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये भी किससे बनता है, पानी, इनऑर्गेनिक आयंस और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे भी होते हैं ना, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब हमारे जितने भी हमारे खनिज जो हमारे पदार्थ होते हैं, उन सबसे जो है मिलके बना हुआ ये होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर हम दोनों को कंबाइन बोल देंगे भाई, साइटोप्लाज्म जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर वाला जो प्लाज्मा था, और न्यूक्लियस के अंदर वाला प्लाज्मा, इन दोनों को कंबाइन में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या भरा हुआ था हम देखेंगे। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, हमारे ये धागे हैं, है ना, हमारे धागे हैं, और हमारा न्यूक्लियोलस है, ये भी तो इसी के अंदर ही है। ठीक है, ये जो गोल सा आकार दिख रहा है न्यूक्लियोलस, ये किसके अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। अब इसका काम क्या है, यहाँ पर काम जो है कि ये जो क्रोमेटीन मटेरियल है, ये उसको जो है सपोर्ट करता है, उसको न्यूट्रिशन देना हो या कुछ इंफॉर्मेशन देना हो, तो ये उन दोनों को सपोर्ट भी करता है। और उसके बाद जो है प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू द न्यूक्लियस, क्योंकि शेप पे बदलना हो, आकार बदलना हो, तो ये थोड़ा सा लिक्विड उसका टाइप होता है ना, तो उसमें उसको स्ट्रेंथ भी करता है, एक तरह की जो है उसको हेल्प करता है, उसकी रिजिडिटी को मेंटेन करने में जो है इसकी मदद करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि वो भी प्रोटीन के उसमें मदद करते हैं। तो ये सारे हमारे, इनकी भी सिंथेसिस में ये जो है मदद करता है। तो सेल का जो एक स्ट्रक्चर, जो उसकी उसकी जो कठोरपन सा है, जो उसकी एक स्ट्रेंथनेस जो है उसको सपोर्ट करने का, और साथ ही साथ सिंथेसिस किसकी, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स को भी ये हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म मदद करता है। अब हम बात करेंगे ये क्रोमेटीन की, भैया ये धागे वागे जो बता रहे थे, ये क्या इनका चक्कर है। तो क्रोमेटीन में क्या है, हमारे न्यूक्लियस स्टोर्स क्रोमेटीन, उनको ये इसके अंदर जो क्रोमेटीन होते हैं, क्रोमेटीन बेसिकली क्या है, ये हमारे डीएनए और प्रोटीन, ये इनके
मिलके बना हुआ है। जो भी हमारी डीएनए का जो इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है वो सारी जो इन्हीं क्रोमेटीन में होती है। ठीक है, जो भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी जेनेटिक कोड आ रहा है, मेरी आंखें ऐसे थी, मेरा बोलने का ढंग ऐसे था, सब कुछ वो जो होता है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर, मेरी हाइट, मेरी वेट, या मेरे जो कोई बीमारी अगर बाई चांस कुछ भी इंफॉर्मेशन जो होती है, कहते हैं ना कि जैसे पेरेंट्स बने हैं वैसा ही जो है, या मेरे उसको ये पता है कि ये काम इस तरह से करा जाता है, इस जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के माध्यम से जो होती है वो हमारे इसी क्रोमेटीन में जो है स्टोर रहती है। और जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी यहाँ पर ही हमारे इन्हीं के ही उसे, ये जो डीएनए हमारे जो क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्रोमेटीन्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर ये हमारा जो है बहुत एक मिक्स होके जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो जो हमारा बिल्कुल जब एक एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम कह देते हैं तो वो हमारा क्रोमेटीन फॉर्म आती है। फिर कितने पेयर होते हैं हमारे, अभी हमने बात करी थी क्रोमोसोम्स की, 23 पेयर। 23 ठीक है, 46 कह सकते हैं और 23 पेयर। जब 23 पेयर की बात करते हैं, जब विभाजन होता है तो इनका बिल्कुल इक्वल इक्वल जो है विभाजन होता है। वो हमारे डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा विभाजन हुआ है। तो ये हमारे क्रोमेटीन है जो कि हमारे डीएनए प्रोटीन के से बने हुए होते हैं, जो कि हमारे फिर उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स ही होते हैं। बेसिकली क्रोमेटीन के अंदर भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। जब विभाजित होता है तो यही हमारे इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो ये आप इस पिक्चर में आप को दिखाया गया है कि जिस तरह से आप देखोगे तो डीएनए जो है बहुत ही जो कंसंट्रेटेड या कंडेंस फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इसमें, जो कि एक तरह का एक प्रकार का हमारा प्रोटीन ही होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है ये देखो, ये क्रोमोसोम्स हम देखेंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटीन प्रेजेंट ये हमारे, और क्रोमेटीन को अगर हम और विस्तार में पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर डीएनए, ठीक है उसका, और डीएनए को अगर हम और विस्तार से पढ़ेंगे तो उसकी ये कोडिंग डिकोडिंग हमें पता चल जाती है। जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इससे ये हमारे पता चलता है कि हमारा जो भी पिछला या कोई भी हेरिडिटी जो चीजें होती है उनको डिटेक्ट करने में हमारी ये मदद करती है। तो क्रोमेटीन जो होती है वो क्रोमोसोम्स का बहुत ही मिक्स्ड जो है फॉर्म है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हमारे क्रोमेटीन का क्या काम है, ये हमारे जो ब्रेन का जो न्यूक्लियस का काम है कि हमारे सेल की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है ये उसको भी स्टोर करके रखता है और आगे भी पास होने में मदद करता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये आगे भी उस चीज को ट्रांसफर भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है, और इसी तरह से हमारा जो है इनहेरिटेंस उसको भी ये कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म को भी हमारे कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस का हमारा बहुत ही ये हमारे ये क्रोमेटीन का फंक्शन था कि ये हमारे इस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बेसिकली स्टोर करके रखता है और आगे इनहेरिटेंस में भी इसको काम करता है। अब न्यूक्लियोलस जो था, क्रोमेटीन तो ये थे हमारे बीच का ये जो थ्रेड्स थे, ये सारे हमारे क्रोमोसोम्स आप सोचोगे उनका कंडेंस फॉर्म है। बीच का अब हमारा पार्ट जो है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राउंड शेप का है, बीचों बीच होता है लगभग इसकी, लेकिन कोई भी अब हमारी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई इसकी रूपरेखा नहीं है। ये सेल के अंदर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, आप देख ही रहे हो। ये किससे बनता है, ये हमारे आरएनए और प्रोटीन से बना है। ये जो थे हमारे क्रोमेटीन किससे बने थे, ये हमारे बने थे डीएनए और प्रोटीन से बने थे, लेकिन ये हमारा आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है। इसका क्या काम है, इसका काम यही है कि ये आरएनए की सिंथेसिस में मदद करता है, राइबोसोम्स जो कि हमारे प्रोटीन्स, इन्हीं सबकी सिंथेसिस में ये मदद करता है। हमारा बेसिकली आरएनए का यहाँ पर इसका काम है। तो ये हमारे सारे सेल के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है। तो आगे अभी समय है हमारे पास नहीं आज के, अगर अब किसी के कोई भी प्रश्न है तो मैं उनको ले लेती हूँ।
मैम जी हेलो जी जी मैम मैम आपने